हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। अब हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, फील्ड क्रॉप 1, जिसमें हमने खरीफ क्रॉप्स पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब हम लोग फील्ड क्रॉप का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, रबी क्रॉप्स। इसका जो रबी का पूरा इंट्रोडक्शन है कि इसे हमने एक्चुअली 6 पार्ट्स में बांटा हुआ है, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर क्रॉप, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, और साथ में लास्ट वाला फोरेज क्रॉप्स। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे से डिटेल जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अभी मैं सीरियल क्रॉप, जिसमें हमें 3 पढ़ना है, वीट, बार्ले एंड ट्राइटिकेल, उसमें से फर्स्ट वाला हमारा वीट कल्टीवेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीट कल्टीवेशन हमने, क्योंकि वीट की डिजीज़ भी थोड़ी पड़ी हुई हैं अपने क्रॉप डिजीज़ मैनेजमेंट में, तो अब आप इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीट का साइंटिफिक नाम। तो आपको पता ही है, ट्राइकम एस्टिवम हम बोलते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम स्पीशीज़ जो है साइंटिफिक नेम हो गया। इसका कॉमन नेम वीट होता है, गेहूँ होता है, आपको पता ही है। फैमिली इसमें ग्रामिनेसी, जिसे अब हम पोएसी भी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n=42 होता है। इसमें 3 टाइप के अरेंजमेंट में होता है क्रोमोसोम। इट कुड बी डिप्लॉइड, जहाँ 7 पेयर होंगे क्रोमोसोम्स के, और टेट्राप्लॉइड, जहाँ पे 14 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम के, या फिर हेक्साप्लॉइड्स, जहाँ पे 21 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम के। ओके। ओरिजिन, तो डी कैंडोले के हिसाब से जो नॉर्मल वीट है उसका ये यूरिफ्रेट्स और टिग्रिस है ओरिजिन, लेकिन जो ड्रम वीट है हमारा वो अब्सीसिनिया में है। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट की। तो जो हमारा जितने भी रबी क्रॉप्स आगे हम पढ़ने वाले हैं, मोस्टली उनको जो है कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है। तो सब में हम लोग ये तो कॉमन ही रहेगा। सॉइल की बात करें तो बेस्ट हमारा क्ले लोम और लोमी सॉइल है, जिसकी मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहे और उसका जो एरिएशन प्रॉपर हो। ठीक है। वेदर की बात करें तो कूल और मॉइस्ट वेदर होना चाहिए हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे। वही वार्म कंडीशन होना चाहिए, वार्म एंड ड्राई ड्यूरिंग ग्रेन फॉर्मेशन। मोस्टली आपको लिखा मिलेगा क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो कूल एंड ड्राई लिखा मिलेगा। ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ प्लांट 4 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकता है। मतलब होता है ना कि मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है। जो हमारा वीट होता है वो C3 लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब इसको सनलाइट आवर्स ज़्यादा चाहिए होती है, लॉन्ग डे प्लांट है। तो सीड रेट की अब बात करते हैं तो नॉर्मली सीड रेट हमारा 100 kg पर हेक्टेयर होता है, लेकिन अगर आपने लेट सो किया है तो आपका जो है ना +25 हो जाता है, यानी 125 kg पर हेक्टेयर। ठीक है। लेट हो या अर्ली हो, दोनों में ±25 का होता है। डिबलिंग वही अगर आपने की है, आपको पता होगा मेथड्स, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, ड्रिलिंग, लाइन सोइंग, ये सब हमने एग्रोनॉमी के टॉपिक्स में पढ़ना होता है। तो अगर आप डिबलिंग करते हैं तो उसमें सीड रेट घट के आपका 25 से 30 kg पर हेक्टेयर हो जाता है। वहीं वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 550 से 650 मिलीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वीट क्रॉप की। फिर बात करते हैं कल्टीवेटेड वीट स्पीशीज़। वर्ल्ड में 7 तरीके की हमारे वीट की स्पीशीज़ होती है, जिसमें से मोस्टली जो है 4 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा कॉमन वीट, ठीक है, जिसे मैक्सिकन ड्रॉफ वीट भी बोला जाता है। ठीक है। ये इसका ट्राइकम एस्टिवम जो हम यूज़ करते हैं, कॉमन वीट जो है, इसलिए इसका नाम भी कॉमन वीट है। जो हम रोटी वगैरह बनाने में, ये जो सबसे मोस्टली हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं, उगाते हैं, वो है ट्राइकम एस्टिवम। इसके बाद होता है एमर वीट। ठीक है। ट्राइकम, वो ट्राइकम को हम T से अब करेंगे। डाइकोकम, ये जो है साउथ इंडियन जो डिश है उपमा वगैरह, उसके लिए ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड आता है हमारा ड्यूरम, जो कि मैक्रोनी वीट के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट है हमारा शॉर्ट वीट। ठीक है। ये इंडियन ड्राफ्ट वीट होता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं मिलता देखने को। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ट्राइकम एस्टिवम ही है इसमें से। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, जब भी हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन के साथ हम उसकी फैमिली और क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं। बट कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना क्रोमोसोम नंबर फैमिली पे उतना फोकस नहीं रहता है जितना ओरिजिन और बाकी चीज़ों पे होता है। ठीक है। तो ओरिजिन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि वर्ल्ड में और इंडिया में कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, प्लांट के बारे में कुछ उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। फिर सॉइल एंड क्लाइमेट, रबी है तो आपको पता ही है कूल एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होगा, और सॉइल मोस्टली क्ले लोमी सॉइल ही चाहिए होता है, कुछ में लेकिन अलग हो जाता है। ठीक है। फिर वैरायटी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी रहती है।
कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड यील्ड हम देखेंगे। कल्चरल प्रैक्टिसेस पे भी मेनली आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और फिर यील्ड तो है ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो वाइडली कल्टिवेटेड सीरियल है 47 डिग्री साउथ टू 57 डिग्री नॉर्थ जो है लैटिट्यूड में से ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसके लिए जो हम सॉइल अभी स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा कि वेल ड्रेन्ड हमारी क्ले या स्लेट लोमी सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, ये पुअरली सूटेड है सैंडी और नॉन ड्रेन्ड सॉइल के लिए। ठीक है, मतलब आपको इस चीज़ का स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि आपकी सॉइल जो है वो अच्छे से उसमें ड्रेनेज कैपेसिटी हो और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मॉडरेट हो। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये वीट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। हमें पता है ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, राइस के बाद वीट एंड देन मेज आता है। जो इंडिया है इसमें इंडिया जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है इन होल वर्ल्ड। वीट का प्रोडक्शन जो है वो 70 मिलियन टन पर ईयर जो है इंडिया प्रोड्यूस करती है, यानी कि अप्रॉक्स 12% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में वीट प्रोडक्शन जो है वो इंडिया ही करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट की बात करें इंडिया में तो वो है यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात एंड बिहार। ठीक है, वेराइटीज़ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं वो है सोनालिका, HD2285, PBW343, VL832, VL804, NP200, आदित्य, श्रेष्ठ, PBW502 और भी हैं काफ़ी, लेकिन ये थोड़ा कॉमन इम्पॉर्टेंट हैं। फिर अब बात करते हैं हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस की, जो हमारे रबी क्रॉप्स का एक मतलब कि अगर आप सब्जेक्टिव वाइज देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव वाइज इसमें NPK रेशियो और समटाइम द वाटर रिक्वायरमेंट और एक आध वीट मैनेजमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि मोस्टली स्टेप्स जो हैं सबके कॉमन ही है, कुछ चीज़ें बस डिफर कर जाती है, जैसे सीड रेट वगैरह या सोइंग का मेथड, कितना डेप्थ देना है, ये सब। फील्ड प्रिपरेशन की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट कल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो फील्ड प्रिपरेशन में फील्ड इज प्रिपेयर बाय डिस्किंग वंस एंड हॉरोइंग। ठीक है, उसको एकदम मॉडरेट से लेके फाइन टिल्थ तक जब तक होना जाए उसको अच्छे से हम लोग डिस्किंग एंड हॉरोइंग करते हैं, प्लोइंग वगैरह कर देते हैं। इसमें आप जो है ज़ीरो टिलेज भी कर सकते हैं वीट में। ठीक है, मेथड ऑफ सोइंग की बात करें तो इसमें सारे मेथड एप्लीकेबल होता है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो, नो ज़ीरो टिलेज हो, ड्रिलिंग हो, डिबलिंग हो, या फिर FIRB हो। FIRB क्या है? तो फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, ये देखिए कैसा वीट का फील्ड दिख रहा है। फिर अब हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है, हमने फील्ड प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, उसको अच्छे से टिल्थ में ला दिया, तो अब हम देखेंगे कैसे उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं फील्ड, उसी टाइम पे आप FIM 10 to 15 टन पर हेक्टेयर अप्लाई करते हैं फील्ड में। जब आप ग्रो करते हैं तो उधर NPK की जो रेशियो, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर क्रॉप का आपको NPK रेशियो याद करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आता है क्वेश्चन। तो 120 to 60 to 40 kg पर हेक्टेयर, मतलब क्या कि आपका नाइट्रोजन 120 kg लगेगा, फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर लगेगा, सॉरी N नाइट्रोजन आपका 120 kg पर हेक्टेयर लगेगा, P फास्फोरस आपका 60 kg पर हेक्टेयर लगेगा, और आपको जो पोटाश है K वो 40 kg पर हेक्टेयर लगेगा। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, ये भी यील्ड को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपकी फील्ड में कम ना हो। अगर हो, जब आपके सॉइल टेस्टिंग में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उसको भी फुलफिल कर दीजिए। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं आप। बायो फर्टिलाइज़र तो बेस्ट होता है यूज़ करने के लिए, अपने सॉइल को प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए और यील्ड को भी इन्हांस करने के लिए। फिर है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, फील्ड प्रिपेयर कर लिया, उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह भी दे दिया, सोइंग भी कर दी, तो अब आपको देखना पड़ेगा ना, पानी वानी डालना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे वाटर मैनेजमेंट। तो वीट हाईली रिस्पॉन्स टू इरिगेशन, इसलिए 4 से 6 इरिगेशन जो है वो एसेंशियल होती है करने की। अगर हम बात करें WI/CPE रेशियो की, तो वीट की 0.7 से 0.9 होती है अप्रॉक्स। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में ये एक टॉपिक है, वहाँ पे हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज जो है वो है आपका CRI क्या होता है? क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो कि 20 से 25 डेज मतलब क्या है? डे आफ्टर सोइंग।
में आपका अपीयर होता है। सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है फ्लावरिंग, एंड थर्ड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है आपका जॉइंटिंग या फिर मिल्किंग स्टेज। ठीक है, वीट क्रॉप जो है उसको मिनिमम एटलीस्ट, अभी हमने बात की ना 4 से 6, तो 5 इरिगेशन तो देनी पड़ती है क्योंकि क्रिटिकल स्टेजेस में। सबसे पहला क्या, जब आपने तुरंत सोइंग किया उसी टाइम पानी डालिए। उसके बाद जब उसमें क्राउन इनिशिएशन होने लगे 15 से 20 दिन आफ्टर सोइंग, तब जब टिलरिंग स्टेज आने लगे, वो कब आता है, तो 35 से 40 डेज यानी डे आफ्टर सोइंग। फिर नेक्स्ट फ्लावरिंग स्टेज पे 50 से 55 डेज आफ्टर सोइंग, एंड द लास्ट वन इज ग्रेन फिलिंग स्टेज, जो कि है आपका 70 से 75 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, ये 5 स्टेजेस होती हैं, इस पे आपको इरिगेशन इसलिए 5 बार करना होता है ज़रूरी। फिर आता है हमारा वीड मैनेजमेंट, खरपतवार जिसको कहते हैं, तो उनको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीड्स को स्टार्टिंग या अर्ली स्टेजेस पे ही कंट्रोल कर लेना चाहिए, वरना बाद में वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। कुछ अगर हम प्रॉब्लमेटिक मोनोकॉट वीड्स की बात करें तो वो है फ्लैरिस माइनर, ठीक है, जिसको हम कैनरी ग्रास भी कहते हैं, अवीना फतवा, वाइल्ड ओट, ठीक है, और आपका पॉलीपोगन। तो आपको ये सब वीड्स को रिमूव कर देना है। आप चाहे हैंड वीडिंग करें सोइंग के पहले और सोइंग के बाद, हैंड वीडिंग करके, जैसे हैंड वीडिंग कर सकते हैं आप अपनी सोइंग करने से 20 से 25 दिन पहले, और सोइंग करने के 2 हफ्ते बाद आपको हैंड वीडिंग करना चाहिए। ठीक है, आपकी जो प्रीवियस क्रॉप्स की स्टबल्स हैं उनको आपको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि समटाइम उन स्टबल से ही हमारा जो वीड है वो ग्रो कर जाता है, तो इसलिए रिमूव कर देना चाहिए प्रीवियस क्रॉप के स्टबल्स को, और इससे इन्फेक्शन वगैरह का भी प्रिवेंशन हो जाता है। डाइकॉट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय 2,4-D, ठीक है, अर्ली इमरजेंस 0.3 से 0.4 kg पर हेक्टेयर आप यूज़ कर सकते हैं 35 दिन आफ्टर योर सोइंग। अगर आपका मोनोकॉट है तब उस टाइम पे क्या हर्बिसाइड यूज़ करेंगे, ये आइसोप्रोट्यूरॉन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रबी क्रॉप्स में आपको मोस्टली जो है ना वीड मैनेजमेंट में यही यूज़ करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आप मेथबेंसीथाइमजूरॉन भी यूज़ कर सकते हैं 0.5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, प्री इमरजेंस के लिए आप वही अभी मैंने आपको बताया आइसोप्रोटोन यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंट्रोल होता है, ये भी आपने वीड मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। एक होता है शॉर्ट स्पेक्ट्रम कंट्रोल, एक नैरो, शॉर्ट कह सकते हो नैरो, और दूसरा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंट्रोल। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके बारे में भी छोटी वीडियोस ला सकते हैं। फिर हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग और यील्डिंग। जैसे जैसे आपके स्ट्रॉस जो है वो येलो होने लगेंगे और ड्राई होने लगेंगे, तो वो एक विजुअल इंडिकेटर है कि अब आपको हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, जो आपका ग्रेन है उसमें मॉइस्चर 20 से 25% रहता है, तो वो बेस्ट स्टेज माना जाता है, उस टाइम पे आपको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, और वो स्टोरेज के लिए भी सही है। यील्ड की बात करें तो एवरेज यील्ड जो है वो 30 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, लेकिन अगर आप इरीगेटेड एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको मिल सकता है, और वही रेनफिट कंडीशन में 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो अब क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि एवरेज यील्ड क्या है, ठीक है, तो आप 30 क्विंटल पर हेक्टेयर देंगे। अगर स्पेसिफाई किया गया है कि आपको इरीगेटेड डालना है तो फिर आप 40 से 45 यूज़ करेंगे, और या फिर रेनफिट किया है तो 20 से 25 आप यूज़ करेंगे। तो आप ये तीनों के हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस टाइम से स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात कर लें तो जैसे टेस्ट वेट जो होता है व्हीट ग्रेन का वो 40 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है, तो आपका मतलब सीड का जो आपका वेट है, 1000 सीड लेते हैं और उसमें आपका सीड का वेट कितना है, तो वो 40 ग्राम आपका टेस्ट वेट है व्हीट ग्रेन का। ठीक है, जबकि वो जो आपका हमने एक वीड पढ़ा था, जो वीट का सबसे कॉमन वीड है, खरपतवार है, फिलारिस माइनर, उसका सिर्फ 2 ग्राम होता है टेस्ट वेट। ठीक है, अगर प्रोटीन कंटेंट की बात करें वीट में तो वो 10 से 11% होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। वीट में जो प्रोटीन होता है उसका कंटेंट 10 से 11% होता है, ग्लूटीन प्रोटीन। पर आपने कई कई जगह पे पढ़ा होगा कि ग्लूटीन लीजिए, ग्लूटीन प्रोटीन, तो वो वीट से उसमें 10 से 11% होता है। जर्मिनेशन टाइप जो होता है वीट का वो हाइपोजियल होता है, एपीजियल होता है, हाइपोजियल होता है ना, ये हाइपोजियल होता है ऊपर की तरफ वाला। ठीक है, और जो वीट का फ्लावर होता है उसे हम हेड या ईयर स्पाइक भी बोलते हैं। कई जगह पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कॉमन है क्वेश्चन काफ़ी, तो इसीलिए। तो वीट में इतना ही था, ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे।
और वैसे अपने पूरा कल्टीवेशन वीट का पढ़ लिया। ऐसे ही करके हम बाकी सारे धीरे धीरे अभी सीरियल्स कवर करेंगे, उसके बाद फिर पल्सेस कवर करेंगे, फिर ऑयल सीड्स, शुगर क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स और लास्ट में हमारा फोरेज क्रॉप, और फिर हमारा रवि जो है क्रॉप्स वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी सजेशंस हो, कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।